दोस्तों एक महिला रोजाना अपने पति के साथ गाड़ी में बैठकर अपने ऑफिस जाया करती थी। तो जब वो ट्रैफिक सिग्नल के पास उसकी गाड़ी पहुंचती थी, रेड लाइट के पास उसकी गाड़ी पहुंचती थी, तो वहां जो भीख मांगने वाले होते हैं वो उसकी गाड़ी को घेर लेते थे। वो जैसे कि सभी की गाड़ी को घेर लेते हैं भीख मांगने वाले। तो वहां पर कुछ बुजुर्ग होते थे, कुछ महिलाएं होती थी एंड कुछ 10-20 बच्चे होते थे उसकी गाड़ी के पास आकर कुछ भीख मांगते थे। कोई सामान बेचता था जैसे कि गुब्बारे हो गए या गुलाब के फूल, पेन एटसेट्रा, इस तरीके की वो चीजें वहां पर बेचा करते थे। तो इन्हीं सब के बीच में एक छोटा सा बच्चा होता है, 11 साल का, राजू उसका नाम होता है। वो भी उसकी गाड़ी के पास आता है महिला की। और वो बच्चा इतना प्यारा होता है, इतना मासूम होता है, उसकी प्यारी प्यारी बातें वो महिला सुनती है। उस महिला को वो बच्चा काफी अच्छा लगता है। धीरे धीरे ये रूटीन चलता रहता है। 1-2 दिन में, 2-4 दिन में उसकी गाड़ी ट्रैफिक सिग्नल पर रुकती है, वो बच्चा उसको मिलता है। तो वो धीरे धीरे उस बच्चे को से उसको लगाव बढ़ जाता है और वो बच्चा उसको काफी उसके दिल के करीब आ जाता है। एक दिन ऐसा होता है वो बच्चा रेड लाइट पर उसको नहीं मिलता है और कुछ बच्चे उसको बताते हैं कि उसका एक्सीडेंट हो गया। तो जब उसको घर देखने जाती है तो घर जाकर जो उसको पता लगता है कि वो बच्चा किसी और का नहीं, वो खुद उसका अपना बच्चा था, उस महिला का। तो उस टाइम उसको काफी दुख होता है कि 8 साल बाद उसको वो अपने खुद के बेटे से मिल रही थी और वो इस हाल में सड़कों पर भीख मांगने का काम कर रहा था। वो कभी लड़का गुब्बारे बेचता था, कभी पेन बेचता था एंड कभी गुलाब के फूल बेच लिया करता था। इस तरीके से वो यानी कि सड़कों पर रेड लाइट पर गाड़ियों के पास रहता था। तो जैसे ही वो घर जाती है, घर जाकर उसको पता लगता है कि वो अपना उसका खुद का बेटा है। तो वो काफी मतलब रोने लगती है और कहती है कि मैं कितनी अभागन हूँ कि अपने बेटे को भी मैं नहीं पहचान पाई, क्योंकि उसका बेटा काफी मैले कुचेले कपड़ों में होता है। तो अब इसको कहानी को समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये एक बेटा अपनी माँ से दूर हुआ, कैसे इस माँ को अपने इस बेटे को छोड़ना पड़ा था। और माँ और बेटे की भावुक कर देने वाली कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसी ही और सच्ची घटनाओं पर आधारित मैं कहानी आपके लिए लेकर आता रहूं। तो कहानी शुरू होती है दिल्ली में। दिल्ली में एक लड़का होता है शेखर। उसकी नेहरू प्लेस में कंप्यूटर की दुकान होती है। उसका जो घर होता है वो बदरपुर बॉर्डर के पास होता है। तो ये रोज बदरपुर बॉर्डर से अपनी दुकान पर नेहरू प्लेस जाया करते थे। तो नेहरू प्लेस की जो रेड लाइट पड़ती है वहां पर ये बच्चा इस महिला से मिलता है। इस महिला का नाम है संजना। संजना वाइफ है शेखर की। तो इस बच्चे की काफी मतलब ये मासूम बच्चा है, इसकी प्यारी प्यारी बातें होती हैं। एक दिन ये इस गाड़ी के पास आता है और बोलता है, आंटी आप गुब्बारे ले लीजिए मुझसे। तो ये संजना उस बच्चे को देखती है, काफी प्यारा बच्चा लग रहा होता है, तो वो हंसती है और वो बोलती है कि मैं गुब्बारों का क्या करूंगी। तो इस पर वो बच्चा राजू जो जिसका नाम है बच्चे का, वो बोलता है कि आंटी आप ही अपने बच्चे को दे देना। तो इस पर संजना हंसती है कि वो बोलती है कि बेटा जब तक मेरा बच्चा आएगा आपके गुब्बारे फूट जाएंगे। संजना उस टाइम पर 6 महीने की प्रेग्नेंट होती है। तो वो बच्चा बोलता है कि मैडम नहीं फूटेंगे अगर आप सही से रखेंगी तो संजना हंसती है और उससे 2 गुब्बारे खरीद लेती है। ए- तो फिर वो आगे बढ़ जाती है। लाइट जो है ग्रीन हो जाती है। इस तरीके से क्रम चलता रहता है। उसकी गाड़ी आती है। हफ्ते में 1 या 2 बार उस बच्चे की और संजना की मुलाकात हो जाया करती थी। एक बार बच्चा दोबारा मिलता है संजना से। तो उस टाइम पर वो गुब्बारे नहीं पेन बेच रहा होता है। तो संजना बोलती है, वाह क्या बात है भाई, आज आप गुब्बारे नहीं पेन बेच रहे हैं। तो इस पर वो बच्चा बड़ी मासूमियत से बताता है कि आंटी गुब्बारों में मुझे नुकसान हो जाता था, वो फूट जाते थे, इसलिए मैं पेन बेच रहा हूँ, आप मुझसे पेन खरीद लीजिए। संजना को पेन की काफी वैसे जरूरत तो होती नहीं थी, लेकिन वो फिर भी बच्चे का दिल रखने के लिए उससे पेन खरीद लेती है और उसको पेन के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा भी पैसे वो दे दिया करती थी। बच्चा उसको काफी अच्छा लगता था, उससे उसका लगाव हो रहा था, तो वो एक्स्ट्रा भी पैसे दे दिया करती थी। तो एक दिन वो पेन खरीद लेती है, वो फिर चली जाती है। ऐसे ही चलता है। फिर एक दिन ऐसा आता है कि वो बच्चा रेड लाइट पर जब संजना की गाड़ी खड़ी होती है वो बच्चा वहां पर नहीं आता है। तो वो भी देख रही थी क्योंकि वो खुद चाह रही थी उस बच्चे से बात करना। तो वहां पर जो दूसरे बच्चे होते हैं वो संजना की गाड़ी देख लेते हैं और उनको पता होता है कि ये मैडम राजू को पसंद करती हैं। तो वो बच्चे उसके पास जाते हैं और वो बोलते हैं कि आंटी आप राजू को ढूंढ रही हो ना। तो वो महिला बोलती है संजना की हाँ मैं राजू को देख रही हूँ, वो नहीं आया आज। तो वो बच्चे बताते हैं कि आज उसका एक्सीडेंट हो गया है और
जैसे ही वो घर से निकला था उसका एक्सीडेंट हो गया था, कोई कार वाला उसको उड़ाकर चला गया। वो काफी सीरियस हालत में है। तो संजना ये सुनते ही आंखों से उसके आंसू गिरने लगते हैं और वो पूछती है कि अब उसकी हालत कैसी है। तो उस पर वो बच्चा बोलता है कि पता नहीं, उसकी सीरियस हालत थी, जब उसको अस्पताल ले गए तो उसका सर वगैरह फट गया था, वो बचेगा या नहीं बचेगा पता नहीं उन बच्चों को। तो संजना बोलती है कि क्या आप मुझे उस बच्चे के घर तक लेकर जा सकते हैं। तो उसमें से एक बच्चा बोलता है, हाँ आंटी मैं आपको लेकर जा सकता हूँ, वो मेरे घर के बगल में ही रहता है। तो संजना शेखर से बोलती है अपने पति से कि शेखर मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मेरा दिल नहीं मान रहा, मैं उस बच्चे को एक बार देखना चाहती हूँ, मैं देख कर आती हूँ, आप चले जाओ। तो इस पर शेखर बोलता है कि हाँ ठीक है, दुकान खुलने का भी टाइम हो गया और वहां पर दुकान पर लड़के भी आ गए हैं, तो मैं दुकान खोल लेता हूँ और तुम वहां जाकर देखो और जैसा भी हो मुझे फोन करना। तो संजना एक ऑटो करती है, वहां उसमें 2-3 बच्चों को बैठाकर वो उसके घर लेकर जाती है। वो बच्चा जो राजू होता है वो संगम विहार की जो झुग्गियां होती है वहां पर रहता है। तो वो 2-3 बच्चे संजना को उन झुग्गियों में लेकर जाता है। संजना वहां पर जब जाकर देखती है तो वहां पर एक बुजुर्ग महिला बैठी हुई होती है। उस बुजुर्ग महिला को देखते ही संजना काफी हैरान हो जाती है, क्योंकि वो उसको पहले से ही पहचानती थी। और जब वो बुजुर्ग महिला के पास में जाती है तो वो जो महिला उसको देखती है वो भी उसको देखकर फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि वो महिला भी उसको पहचानती थी। और वो महिला संजना से बोलती है कि माफ करना, मैं तेरे बेटे को नहीं बचा पाई। इस पर संजना बोलती है कि क्या वो मेरा अपना बेटा था रजत। तो वो महिला बोलती है कि हाँ वो तेरा ही बेटा था रजत, जिसको मैं नहीं बचा पाई। तो संजना रोती है, फूट फूट कर रोने लगती है और बोलती है कि अभी रजत कहाँ पर है, मुझे उसके पास लेकर चलो। इतने में जो उनके आसपास की जो पड़ोस की औरतें होती है वो उनको देखती है और वो बोलती है कि ये महिला कौन है, ये इतनी वीआईपी महिला है और वो बच्चा इतना मैला कुचैला, वो बच्चा इसका कैसे हो सकता है। क्योंकि उनको इसके पीछे की कहानी नहीं पता थी। तो इस कहानी को जानने के लिए हम थोड़ा पीछे चलते हैं। बात है सन 2005 की। संजना जो होती है वो लखनऊ की रहने वाली होती है। उसको जब 17-18 साल की वो होती है, एक लड़के से प्यार हो जाता है। उस लड़के का नाम राजीव होता है। वो राजीव से शादी करना चाहती है और संजना के माँ बाप जो होता है इस शादी के बिल्कुल खिलाफ होते हैं। वो बोलते हैं कि वो उसकी शादी को नहीं मानते हैं। वो शादी उसको समझाते हैं कि इससे शादी मत करो, तुम्हारा भविष्य इसके साथ नहीं रहेगा। लेकिन संजना मानती नहीं है। वो अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर राजीव से शादी कर लेती है। शादी के 1 साल बाद इसको बेटा होता है। बेटे का नाम ये रजत रखते हैं। शादी को 2 साल हो जाते हैं। शादी को 2 साल होने के बाद में संजना को पता लगता है कि उसने राजीव से शादी करके बहुत बड़ी गलती की है। यानी कि उसका जो फैसला था राजीव से शादी करने का वो बहुत गलत फैसला था, क्योंकि राजीव जो था वो एक गैंगस्टर था, वो एक शूटर था। उसको पहले नहीं पता था। तो संजना राजीव को समझाती भी है कि इस काम का अंजाम बहुत बुरा होता है, तुम इस काम को छोड़ दो। लेकिन राजीव जो होता है वो बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं होता, वो उस काम को नहीं छोड़ता है। तो एक दिन ऐसा आता है, राजीव के जो दुश्मन होते हैं राजीव की हत्या कर देते हैं, राजीव मर जाता है। संजना को पहले से ही पता था कि इस काम का अंजाम तो बुरा ही होता है, लेकिन वो फिर भी सब्र करती है और वो बोलती है कि कोई नहीं, मेरा बेटा है, मैं अपनी जिंदगी अपने बेटे के सहारे काट लूंगी। तो फिर उसके जो माँ बाप थे जिन्होंने उससे शादी के बाद में बिल्कुल मिलना जुलना बंद कर दिया था और अपने सारे रिश्ते नाते उस लड़की से तोड़ दिए थे, जब उसके पति की मृत्यु हो जाती है तो उसके संजना के माँ बाप उससे अपनी बेटी से मिलने आ जाते हैं और वो बोलते हैं भी कि बेटी चलो, अब तुम हमारे घर चलो, हमारे साथ चलो, तुम्हारी काफी लंबी जिंदगी पड़ी हुई है, आगे आगे का टाइम तुम कैसे काटोगी, हम तुम्हारी नई शादी कर देंगे। इस पर संजना बोलती है इस पर संजना बोलती है कि नहीं, मैं अपने बेटे के बिना नहीं रह सकती और ये मेरा बेटा मेरे बिना कैसे रहेगा। तो जो उस बेटे के जो उनका जो बच्चा होता है रजत, उसके दादा दादी भी वही होते हैं। वो दादा दादी बोलते हैं कि बेटा तुम्हारे मम्मी पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अभी तुम्हारी उम्र ही कितनी है, 20-21 साल तुम्हारी उम्र है, तुम आगे की जिंदगी कैसे काटोगी। तुम रजत की टेंशन को छोड़ो, तुम इसकी टेंशन मत लो, इसको हम पाल लेंगे, ये हमारे बेटे राजीव का बच्चा है, तो इसको हम देख लेंगे, तुम अपने मम्मी पापा के साथ जाओ और शादी कर लो। तो संजना अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने माँ बाप के साथ आ जाती है। वहां आने के बाद में उनका एक जानने वाला होता है, रिश्ते की बात चलती है, वो शेखर से मिलवा देता है।
शेखर से मिलते हैं, दोनों लड़का लड़की आपस में मिलते हैं, एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं, उनकी शादी हो जाती है। शादी जब वो कर रहे थे, वो उनको कोई बात बताई नहीं जाती है, लड़की की पिछली जिंदगी के बारे में, शादी के बारे में, बच्चे के बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता। उनको वो एक कुंवारी लड़की बताकर शादी कर देते हैं। ये जो शेखर था, इसकी अच्छी खासी फैमिली होती है, पढ़ी लिखी फैमिली होती है, अच्छी खासी इनकम होती है। संजना की जिंदगी काफी अच्छी चल रही थी शादी के बाद में। अच्छा कमा रहे थे, दोनों हस्बैंड वाइफ साथ में ऑफिस जाते थे, अच्छा दुकान कर रखी थी, लड़के भी दुकान पे रखे हुए थे, ठीक चल रही थी, इनकी लाइफ अच्छी चल रही थी। लेकिन वो जो रजत था, उसकी लाइफ में भूचाल तब आ जाता है जब रजत के दादा कुछ दिनों के बाद में उनकी मृत्यु हो जाती। तो रजत के दादा जो है वो एक्सपायर हो जाते हैं। अब रजत की पूरी जिम्मेदारी उसकी दादी पर आ जाती है। दादी की कुछ अर्निंग थी नहीं, वो एक बुजुर्ग महिला थी, तो वो जैसे तैसे उसका गुजारा करती है। और जो रजत होता है, उसके चाचा होते हैं, चाचा चाची, और जो उसकी दादी होती है, उनके दूसरे बेटे होते हैं। तो जो उसके चाचा चाची होते हैं, उसके दादी के जो मतलब दूसरे लड़के होते हैं, वो आए दिन घर में कलेश करते हैं इस बच्चे को लेकर, रजत को लेकर, कि इसको छोड़ कर आ जाओ, इसको अनाथ आश्रम में छोड़ आओ कहीं। तो उसकी दादी बोलती है कि मैं इसको कहीं नहीं छोड़ूंगी, ये मेरे बेटे राजीव का बच्चा है और मेरे मरते दम तक ये मेरे साथ ही रहेगा। तो इस तरीके से उनके घर में कलेश चलता रहता है इस बच्चे को लेकर। एक दिन क्या होता है, इस बच्चे की बुआ आती है। तो बुआ भी देखती है घर में कलेश होता है इस बच्चे को लेकर। तो वो बुआ उसकी अपनी माँ से बोलती है कि माँ, इस बच्चे को आप मुझे दे दो, कि इस बच्चे को लेकर घर में इतना कलेश होता है, तो फिर क्यों इसको यहाँ रखा हुआ है, इसको मुझे दे दो, मेरे 2 बच्चे हैं और ये एक बच्चा है, तीनों को मैं एक साथ पाल लूंगी। तो उस पर दादी बोलती है, नहीं, ये इसकी जिम्मेदारी मैं खुद उठाऊंगी, मैं जीते जी इस बच्चे को नहीं दूंगी। वहां इसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा, वहां तुम्हारे अपने बच्चे हैं, तुम्हारा पति है, अगर वो भी इसकी जिम्मेदारी उठाने से मना कर देगा तो बताओ ये कहाँ जाएगा। तो इस पर जो उसकी बेटी होती है, उसकी जो लड़के की बुआ होती है रजत की, वो बोलती है कि माँ, मैं यहाँ देख रही हूँ, यहाँ तुम्हारा भी कोई नहीं है और यहाँ तुम्हारी भी कोई नहीं करता है। तो आप एक काम कीजिए, आप रजत के साथ मेरे साथ आप भी दिल्ली चलिए, और वहीं पर मैं जैसी रूखी सूखी खाऊंगी आप भी वो खा लेना, और मेहनत मजदूरी करके मैं आपको पाल लूंगी। तो इस पर दादी रजत को लेकर दिल्ली आ जाती है। इस तरीके से ये जो रजत होता है, इसका दिल्ली में आना होता है। टाइम बीतता है, रजत 10-11 साल का हो जाता है। 10-11 साल का हो जाने के बाद में ये रजत देखता है कि दूसरे लड़के बाहर जाते हैं और पैसा कमा कर लाते हैं। तो ये रजत उनसे पूछता है, यार आप किस तरीके से पैसा कमाते हो, मुझे भी बताओ, मुझे भी अपनी दादी की मदद करनी है, मुझे भी पैसा कमाना है। क्योंकि जो उसका फूफा था वो भी पियक्कड़ आदमी था, वो भी आए दिन घर में कलेश करता रहता था। तो रजत के पूछने पर वो लड़के बताते हैं कि हम ऐसे ऐसे रेड लाइट होती हैं या जो सिग्नल होते हैं, जो दिल्ली की सड़कें होती हैं, वहां पर जाते हैं और वहां पर हम उनसे पैसा मांगते हैं और वो पैसा दे देते हैं हमें, और हम कुछ चीजें भी बेच लेते हैं। तो ये रजत अपनी दादी को बताता है कि दादी, मैं भी वहां जाऊंगा और पैसे कमा कर लाऊंगा। इस पर रजत की दादी उसको बताती है कि बेटा नहीं, वहां तू नहीं जाएगा, क्योंकि पैसा मांगना गलत बात है, तू पैसा नहीं मांगेगा। इस पर रजत बोलता है कि नहीं दादी, मैं वहां पर पैसे नहीं मांगूंगा किसी से, मैं कुछ चीजें लूंगा, गुब्बारे लूंगा या पेन लूंगा और मैं उनको बेचूंगा, कुछ वहां पे लोग बेचा भी करते हैं। तो वो दादी को मना लेता है, पैसे लेकर जाता है। तो इस तरीके से उसका ये काम शुरू होता है। तो इस तरीके से उसका दिल्ली आना, दिल्ली काम करना शुरू हुआ। अब बात करते हैं संजना, जो उसके घर पे थी। संजना जब वो घर जाती है, काफी रोती रहती है, तो वो बोलती है कि अभी रजत कहाँ पर है। वो कभी रजत बुलाती है उसको, कभी राजू राजू कहकर चिल्लाती रहती है। वो बोलती है कि मुझे उसके पास लेकर चलो। तो वहां पर जो महिलाएं होती है पड़ोस की, वो बोलती है कि हाँ बहन, हम तुम्हें लेकर चलते हैं अस्पताल। तो वो संजना को अस्पताल लेकर चले जाते हैं, सफदरजंग हॉस्पिटल में उसको लेकर जाते हैं। हॉस्पिटल में ले जाने के बाद में डॉक्टर से वो बात होती है उसकी, डॉक्टर से पूछती है कि डॉक्टर, रजत कैसा है। तो डॉक्टर बोलते हैं काफी खून बह गया है, अभी कुछ कह नहीं सकते, अगर होश में आ गया है तो ठीक है, वरना कुछ नहीं कह सकते हैं। तो संजना जो है काफी मतलब दुखी रहती है और वो डरी हुई होती है। ऐसे ही 4 से 5 घंटे बीत जाते हैं। इस बीच शेखर का भी फोन बार बार आ रहा था संजना को। तो संजना शेखर से बात करती है और उसको बोलती है कि अभी बच्चे की हालत ठीक नहीं है, मुझे माफ करना, मैं अभी नहीं आ पाऊंगी। इस पर शेखर जो होता है वो हैरान हो जाता है और वो बोलता है कि संजना, ये क्या बात है,
अगर तुम इतनी इमोशनल होगी तो दिल्ली जैसे शहर में कैसे रह पाओगी? ऐसा दिल्ली में होता रहता है। तुम उस बच्चे को देखने चली गई, यही बहुत है। अब तुम इतना इमोशनल होकर हॉस्पिटल भी पहुंच गई, ये गलत बात है। ऐसा मत करो, तुम वापस आ जाओ। तो इस पर संजना कहती है, नहीं शेखर मैं अभी नहीं आ सकती है, और इतना कहकर फोन काट देती है और फोन को वो स्विच ऑफ कर लेती है। इसी तरीके से 3 दिन बीत जाते हैं। 3 दिन के बाद फाइनली डॉक्टर बोलते हैं कि बच्चे को होश आ गया। और होश इतना सुनते ही संजना और उसके बाकी परिवार वाले एक दूसरे से गले मिलकर रोने लगते हैं, और वो संजना अपने बच्चे से मिलती है। तो राजू बोलता है कि आंटी आप यहाँ कैसे? तो वो बोलती है, मैं आंटी नहीं, मैं तेरी माँ हूँ। और इतना बोलने के बाद में वो राजू को गले लगाकर खूब रोने लगती है। तो शेखर पता करता है, वो संगम विहार की झुग्गियों में पहुंचता है, वहां वो संजना से मिलता है। तो वहां जाकर वो जो कहानी देखता है, उसको पूरी हकीकत पता लग जाती है। उसको पता लग जाता है कि ये बच्चा किसी और का नहीं, संजना का है। तो वो संजना पे वहीं भड़कने लगता है, उससे लड़ाई झगड़ा करने लगता है और बोलता है कि तुमने हमारे साथ धोखा किया है, झूठ बोलकर शादी की है। तो संजना सिर्फ गर्दन झुकाए सुन रही थी, वो कुछ बोल नहीं रही थी। और शेखर उससे लड़कर वहां से चला जाता है और संजना का नंबर ब्लैक लिस्ट पर डाल देता है। अपनी पूरी फैमिली को बोल देता है कि ऐसे ऐसे है, वो सब कुछ बता देता है अपनी फैमिली को। और अपनी फैमिली के हर एक मेंबर के मोबाइल में संजना का नंबर ब्लैक लिस्ट करवा देता है, ताकि संजना किसी से कांटेक्ट ना कर पाए। तो 15 दिन बाद शेखर पहुंचता है संगम विहार की झुग्गियों में। 15 दिन के बाद में उसके ससुर भी साथ होते हैं, सास भी उसके साथ होती है। तो वो पूरी कहानी बता देते हैं। तो इस पर उसके ससुर बोलते हैं कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, कोई नहीं, आप अ, रजत को भी ले लो, और रजत के साथ साथ इसकी दादी भी नहीं रह पाएंगे, आप दादी को भी ले लो। और जो शेखर होता है वो भी बोल देता है, ठीक है संजना तुमने झूठ बोला, ये एक गलती की थी, लेकिन ठीक है मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता है, कि चलो तुम भी। तो इस तरीके से वो रजत संजना को लेकर और उसके मम्मी पापा जो होते हैं, शेखर अपने घर आ जाता है। बदरपुर बॉर्डर के पास जो उसका फ्लैट होता है, वहां पर वो रहने लगते हैं। अब ये लोग काफी अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। अब जो रजत है वो 18 साल का हो चुका है, और उसकी दादी भी उनके साथ में ही रहती है। अब ये काफी खुशी खुशी अपना जिंदगी को जी रहे हैं, काफी खुश है फैमिली, अच्छी खासी फैमिली है। तो आज की स्टोरी में यही, आज की कहानी कैसी लगी आप मुझे कमेंट में बताइए। और आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलता हूं मैं आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद।